ईरान इजराइल युद्ध के 24 दिन बीत चुके हैं और आज युद्ध का 25वां दिन है। कल देर रात से अब तक ईरान और लेबनान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। हालांकि इस बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के दावे भी किए जा रहे हैं, तो युद्ध से लेकर देश की हर बड़ी हलचल आप तक पहुंचाएंगे। पर सबसे पहले आपको युद्ध के 24 दिनों की 24 बड़ी तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं कि कैसे 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग आज 25वें दिन भी अलग अलग क्षेत्रों में आग सुलगा रही है। आप देखिए कि स्थिति कितनी भयावह हो चली है। हालांकि जो सैन्य कार्रवाई है वो कल देर रात को भी देखने को मिली, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम होगा, ईरान से बातचीत हो गई है, 5 दिनों तक हमले रोकने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है कि बातचीत के बाद इस पर मुहर लग सकती है। लेकिन इन सब के बीच लेबनान पर हमले देर रात हुए, ईरान पर हमले देर रात हुए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को साफ कर चुके हैं, जब तक हमारे सुरक्षा हितों की गारंटी हमें नहीं मिलती, सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में एक तरफ तो कूटनीतिक संपर्क जारी है और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसे में युद्ध विराम पर पूर्ण विराम लग पाएगा, फुल स्टॉप लग पाएगा, ये लगातार एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे जंग के बीच हालात बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी पावर प्लांट पर अमेरिका के फैसले के बाद नहीं थम रहे ईरान पर इजरायली हमले। इजरायली वायुसेना तेहरान और उसके आसपास के कई इलाकों पर हमले कर रही है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। तेहरान और उसके आसपास रात भर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें IRGC एयर डिफेंस कमांड, IRGC ग्राउंड फोर्स मुख्यालय और एक ईरानी कुछ फोर्स बेस भी शामिल रहा। इसका इस्तेमाल IRGC के लिए ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की निगरानी के लिए किया जाता था। तो लगातार देखिए इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ तो युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति दावा करते हैं कि ईरान से बातचीत हुई है, बैठक अगर इस्लामाबाद में सार्थक होती है तो पूरी तरीके से भी युद्ध बंद किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल का रुख कुछ और ही नजर आ रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आज जंग का 25वां दिन और एक बार फिर से कैसे इजरायली सेना ने हमले किए, इसका वीडियो खुद इजरायली सेना ने जारी किया है। अमेरिका से बातचीत की खबरों के बीच ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिका की ओर से बातचीत शुरू करने और युद्ध खत्म करने के संदेश मित्र देशों के जरिए मिले हैं और ईरान के सिद्धांतों के अनुरूप उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मित्र देशों के जरिए हमें USA का संदेश मिला है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से बात हुई है, ईरान भी सहमत है, लेकिन ईरान सिरे से इस दावे को खारिज कर रहा है और वो कह रहा है कि जो तमाम मित्र देश हैं उनके जरिए हमें संदेश मिला है और हमारे सिद्धांतों के हिसाब से हम अब आगे की कार्रवाई करेंगे। Talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. तो ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि युद्ध को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं और इस बीच नेतन्याहू के बयान ने दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध पर क्या बोले बेंजामिन नेतन्याहू, हम आपको नेतन्याहू का दंग कर देने वाला बयान भी सुनाएंगे, पर पहले जरा आप ट्रंप के युद्ध पर इस पूरे यू-टर्न की स्टोरी को समझिए इस रिपोर्ट में। क्या तीन देशों की सरकार चलाएंगे ट्रंप? क्या वॉशिंगटन से तेहरान को ऑर्डर देंगे ट्रंप? वो कौन है जो पर्दे के पीछे से ट्रंप से डील कर रहा है? जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ये नहीं सोचा होगा कि ईरान इतने दिनों तक हमले का जवाब देगा, दोनों मुल्कों के सामने टिकेगा और फिर उसी हिसाब से जवाब भी देगा।
ट्रंप रिजीम चेंज की बात करते रहे, ईरान के कई नेताओं को मार गिराया गया। अब जब ईरान को धमकी दी गई और फिर डील की बात हुई तो ट्रंप कहते हैं कि हो सकता है अब तेहरान की सरकार भी वही चलाए, हॉर्मुज से तेल वही कंट्रोल करे, वो भी नए आयतुल्ला के साथ। Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. लेकिन जो ईरान अपनी टॉप लीडरशिप खो चुका है, एक नहीं कई लीडर्स का खात्मा देख चुका है, अपनी मिसाइल और नेवी पावर को खत्म होते देख रहा है, फिर भी इजराइल से लेकर खाड़ी मुल्कों पर बारूदी बरसात करता है, क्या वो ट्रंप का ये ऑफर मानेगा? क्या ईरान वाकई डील की टेबल पर आ चुका है? क्या हॉर्मुज का रूट खोलने की तैयारी हो चुकी है? वैसे ईरान कहता है कि हमने ये रूट बंद नहीं किया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दुश्मन मुल्कों को तेल गैस ले जाने की इजाजत नहीं। और जो कुछ ट्रंप कहते हैं वो उनकी हार का सबूत है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप को हरा दिया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को ये एहसास हो गया था कि ईरान एक अस्तित्वगत संघर्ष में उलझ गया है और निश्चित रूप से अपनी धमकियों पर अमल करेगा, इसलिए कायरता दिखाते हुए ट्रंप पीछे हट गए। जो लोग इसे युद्ध विराम कह रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि ईरान के लिए युद्ध का विराम नहीं हुआ, बल्कि ये हमारी जीत है। ईरान कहता है कि जंग रुकी नहीं है, ईरान ने जंग जीती। दूसरी तरफ अमेरिका डील की बात करता है, मगर सवाल इजराइल का भी, इजराइल क्या करे? हालांकि जब तक इस सवाल का जवाब मिलता तब तक इजराइल ने एक बार फिर हमला कर दिया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान को उसकी हैसियत दिखाते रहेंगे। हम ईरान को उन जगहों पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं जहां वो पहले कभी नहीं रहा। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो नीचे हैं और हम ऊपर हैं। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं और हमारी मारक क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अब सवाल था कि अगर इजराइल हमले कर रहा है और अमेरिका डील चाहता है, तो क्या ईरान वॉर पर दोनों के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हुई है? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब ईरान के ऑयल सेंटर्स पर हमला हुआ। तब ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और कहा था कि इस हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, बल्कि इजराइल ने बिना पूछे हमला किया। तब नेतन्याहू से सवाल पूछे गए थे कि क्या इजराइल ने ट्रंप को युद्ध में घसीटा था। इस पर नेतन्याहू ने कहा था कि ट्रंप अपने फैसले खुद लेते हैं। हम अपनी टिप्पणी एक और झूठी खबर के साथ समाप्त करना चाहता हूं, और वो ये है कि इजराइल ने किसी तरह अमेरिका को ईरान के साथ संघर्ष में घसीटा। क्या सच में कोई सोचता है कि क्या कोई राष्ट्रपति ट्रंप को बता सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही फैसला लेते हैं जो उन्हें अमेरिका के लिए अच्छा लगता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है। इजराइल ने ईरानी गैस परिसर के खिलाफ अकेले कार्रवाई की। दूसरा फैक्ट, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमसे भविष्य में हमले रोकने के लिए कहा था और हम ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि जहां तक ईरान के साथ डील का सवाल है, तो उसे लेकर भी कई रिपोर्ट सामने आई। ईरान कहता है कि हम बात नहीं कर रहे, मगर दूसरी ओर इजराइल का मीडिया कहता है कि ईरान के जिस टॉप लीडर से बातचीत के दावे हो रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ईरानी संसद के चीफ मोहम्मद बागर गलीबाफ है। दावा किया जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ पर्दे के पीछे गलीबाफ ही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गलीबाफ को IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सपोर्ट हासिल है? क्या गलीबाफ मुज्तबा के नाम पर फैसले कर रहे हैं, या फिर गलीबाफ मुज्तबा के खिलाफ डील के लिए आगे बढ़ गए? वैसे अभी तक किसी भी लीडर ने खुलकर डील की बात नहीं की, और अगर वाकई गलीबाफ बात कर रहे हैं तो फिर ईरान में एक और सिविल वॉर शुरू हो सकती है। शायद इसी से निपटने के लिए अमेरिका सेना को इकट्ठा कर रहा हो, ताकि मौजूदा रिजीम को चेंज किया जा सके और अपने मोहरे तेहरान में फिट किए जा सके, बिल्कुल वेनेजुएला की तरह। क्योंकि वहां भी मादुरो सरकार को हटाया गया था और वहां पर अब ट्रंप के सपोर्ट वाली सरकार चल रही है। लेकिन ईरान में ये आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान की जनता मुज्तबा वाली रिजीम के सपोर्ट में खड़ी है।
तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू भी जो कह रहे हैं वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। इन सबके बीच इराक से बड़ा अपडेट आपको बता दें। इराक के इरबिल में ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला। क्लस्टर बम से हमला किया गया है। हमले के बाद एक एक करके कई बम गिरे हैं जो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। खुले आसमान में धुएं का गुबार ये बता रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से किस तरीके से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है इराक के इरबिल को दहलाने के लिए। इन तस्वीरों में आप देखिए लोगों की चीख पुकार ये बता रही है कि कितना ज्यादा भयावह ये पूरा हमला है। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि कितनी ज्यादा भयावह है। तो एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के उनके प्रस्ताव पर इजराइल को भी खुशी होगी, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अलग इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक अलग ही बयान दे डाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान पर हमला जारी रखेंगे। हम ईरान लेबनान दोनों पर हमले कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर बीती रात दुनिया ने देखी। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। तो दो तरफ से जो बड़े बयान सामने आ रहे हैं, इन दोनों बड़े नेताओं के जरिए वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति 48 घंटों का अल्टीमेटम ईरान को देते हैं, उसके बाद महायुद्ध का अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न लेते हैं और कहते हैं युद्ध विराम जनाब करेंगे, बात करेंगे इस्लामाबाद में, आइए बैठिए। लेकिन इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने एक अलग ही मोड़ ले लिया और वो कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। सुनिए क्या कहा। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. तो युद्ध को खत्म करने के कई बार प्रयास के दावे इन 24 दिनों में हो चुके हैं, पर ईरान युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है, विध्वंस देखने को मिल रहा है और आज युद्ध का 25वां दिन है। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहे हैं, हमले और भी ज्यादा घातक हो जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान को लगातार निशाना बना रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। तबाही की और भी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए युद्ध के 24 दिनों की भयावह तस्वीरें। IRGC के मिसाइल बेस पर अटैक, तेहरान में धमाके, लेबनान में ग्राउंड अटैक और तेज होती जंग। तस्वीर नंबर 1, ये तस्वीरें तेहरान की हैं। जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी एक बिल्डिंग पर जोरदार हमला हुआ है। सैयद शिराजी हाईवे के पास ये बिल्डिंग है। तस्वीर नंबर 2, इस हमले की एक और तस्वीर देखिए। यहां हमले के बाद इस इमारत का क्या हाल हुआ है। चारों तरफ आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। तस्वीर नंबर 3, ये तस्वीरें ईरान के मिसाइल साइट्स की हैं, जहां इजराइल अमेरिका ने हमले किए हैं। तस्वीर नंबर 4, अमेरिका इजराइल ने तेहरान की एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक के बाद ये इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई। इमारत के आसपास की तबाही आप देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 5, इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर बड़ा हमला किया है। चेतावनी के 2 घंटे बाद अल कासिमिया ब्रिज को उड़ा दिया। तस्वीर नंबर 6, इजराइल के दक्षिणी हिस्सों पर बड़ा हमला। ईरान ने मिसाइलों और क्लस्टर वॉरहेड्स के साथ ये अटैक किया।
एक तरफ इजराइल अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ईरान जिसके बारे में अमेरिका कई दिनों से दावा कर रहा है कि वो अपनी सैन्य शक्ति खो चुका है, उसके हथियार कम पड़ रहे हैं, वो रोज नए नए और चौंकाने वाले हमले कर रहा है। फिलहाल ये युद्ध और भी खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बातचीत के इस दौर के शुरुआत के साथ ही मायूसी बैठी दुनिया में एक रौनक सी छा गई है। उम्मीदें फिर से जग गई हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ईरान और लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में लोगों के जहन में, लोगों के मन में सवाल है कि क्या आज से दुनिया का शुभ मंगल फिर से शुरू हो सकता है? देखिए आगे। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध में पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, और सवाल ये कि आखिर ये महायुद्ध कब खत्म होगा। महायुद्ध में पश्चिमी एशिया में जो महाविनाश हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। महाविनाश इस कदर हुआ कि पूरी दुनिया में ही तेल और गैस को लेकर संकट की स्थिति बन गई। हाहाकार मच गया, दुनिया की सांसें थम गईं, डर और अनिश्चितता की परछाइयां गहराती जा रही थी। हर गुजरता पल नए खतरे का संकेत दे रहा था। हालात खराब हुए और धीरे धीरे बद से बदतर होते चले गए। दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध की वजह से त्राहिमाम कर रहे थे। इंतजार था तो सिर्फ महायुद्ध के सीज फायर का। सभी देश अमेरिका और ईरान से युद्ध खत्म करने की अपील कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा था उससे लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। इस बीच सोमवार की शाम अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई ऐसा लगा कि मानो कई रातों के बाद उजाले ने दस्तक दी है। लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखी और ऐसा लगा कि जिस बात का इंतजार हो रहा था आखिरकार वो खबर आ ही गई है। हालांकि अपने पोस्ट में ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा नहीं की, लेकिन पोस्ट से लोगों की उम्मीदें बढ़ी कि इस दिशा में बात आगे बढ़ तो रही है। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया के बाजारों में रौनक लौट आई और तेजी से बढ़ रहे कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम हो गई। खुशखबरी मिलते ही पूरी दुनिया से रिएक्शन सामने आने लगे। रौनक सिर्फ बाजारों में ही नहीं लौटी, पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। आइए आपको बताते हैं कि जिस तरह युद्ध खत्म होने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं उससे दुनिया पर इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तेल की कीमतें स्थिर होंगी। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया था वो तेजी से नीचे आ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ती हो सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी तो लोगों को युद्ध के दौरान हुई महंगाई से राहत मिलेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से शिपिंग रूट खुलेगा, जिससे व्यापारिक जहाजों पर हमलों का खतरा कम होगा। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन जो बाधित हुआ था उसमें धीरे धीरे सुधार होगा और कुछ वक्त में सप्लाई चेन पटरी पर लौट सकती है। पश्चिमी एशिया में शांति और सुरक्षा लौटेगी, जिससे सिर्फ 2 देशों को ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी फायदा होगा। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को फिर से सामान्य जीवन जीने और पुनर्निर्माण का अवसर मिलेगा। हिंसा रुकने से लोगों का पलायन भी रुकेगा। युद्ध रुकने का मतलब है कि अब बंदूकों की जगह बातचीत ले सकती है। मुमकिन है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई नया और स्थायी समझौता हो सकता है। बातचीत सफल रही तो ईरान पर लगे कई प्रतिबंध भी हट सकते हैं, जिसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अनिश्चितता खत्म होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है तो जाहिर है कि शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बनेगा। मार्केट में जो खलबली मची हुई थी वो खत्म होने की संभावना बनेगी और निवेश तेजी से बढ़ सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में भी स्थिरता आने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी युद्ध को लेकर पूरा सीन क्लियर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ 5 दिनों तक हमले रोकने का ऐलान किया है। भले अभी पूरी दुनिया को 5 दिनों के लिए राहत मिल गई है, लेकिन सबकी नजरें 5 दिनों के बाद ट्रंप के ऐलान पर होगी। सवाल ये उठता है कि ट्रंप का ऐलान वाकई सीज फायर की दिशा में बड़ा कदम है या फिर 5 दिन की शांति के बाद फिर बारूदी रात होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो हॉर्मुज की निगरानी के लिए आसमान में ईरान के फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। ट्रंप ने भले ही 5 दिनों की मोहलत दे दी हो, लेकिन हॉर्मुज के मुहाने पर खड़ी सेनाओं की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। क्या ये 5 दिन कूटनीति की जीत बनेंगे या फिर ये महायुद्ध की खौफनाक शुरुआत है? आखिर हॉर्मुज में कैसे हालात बने हुए हैं? वो रूट कैसा है जहां से भारत की जरूरत का 60 से 65% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से आता है? विध्वंसक महायुद्ध के बीच एनडीटीवी पहली बार हॉर्मुज के बेहद करीब पहुंचा। देखिए एनडीटीवी की वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महायुद्ध का वो एपिसेंटर जहां कदम कदम पर बम फट रहे हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ऑयल टैंकर या एक पोर्ट को पूरी तरह से धुआं कर दिया गया है। रणभूमि का वो सबसे खतरनाक पॉइंट जहां समंदर के नीचे ईरान ने बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ईरान कह चुका है एक भी बूंद तेल जाने नहीं देगा और उन कंट्रीज पे लगातार अटैक कर रहा है जो यूएस को या फिर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। महायुद्ध के सबसे हॉटस्पॉट पर हॉर्मुज के पास से एनडीटीवी की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आपको पर्शियन गल्फ से दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर का वो रूट जो दुनिया के रगों में दौड़ने वाले तेल की धमनी है, जिसे लेकर ईरान अमेरिका में विध्वंसक जंग छनी है। जहां सुपर पावर अमेरिका का गुरूर तोड़ने के लिए नीले समंदर के नीचे ईरान ने बारूदी जाल बिछाया है। महाजंग के बीच उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात कैसे हैं? महायुद्ध में पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से जब एनडीटीवी का कैमरा खुला तो धधकते बारूद का कैसा सबूत मिला? इस वक्त हमारी मौजूदगी एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ऑयल टैंकर या एक पोर्ट को पूरी तरह से धुआं कर दिया गया है। पीछे धुआं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त हमारी मौजूदगी है ये गल्फ क्षेत्र का एक इलाका है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए वे बेहद नाजुक हैं। ईरान कह चुका है एक भी बूंद तेल जाने नहीं देगा और उन कंट्रीज पे लगातार अटैक कर रहा है जो यूएस को या फिर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। फारस की खाड़ी में वादियां बारूद से सुलग रही थी। जिस वक्त एनडीटीवी रिपोर्टर युद्ध भूमि की विभीषिका को कैमरे में कैप्चर कर रही थी, उससे चंद घंटे पहले यहाँ एक पोर्ट पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। पीछे धुएं का गुबार था, जलते ऑयल टैंकर थे, लेकिन सवाल था उस रूट पर हालात कैसे हैं जहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। एनडीटीवी के जांबाज रिपोर्टर धधकते बारूद के बीच उस फारस की खाड़ी में पहुंचे जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चंद किलोमीटर के फासले पर था। ये एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आपको पर्शियन गल्फ से दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि पर्शियन गल्फ से होते होते जब आप ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुरू होता है और यहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हम कह सकते हैं एक अंतिम छोर जहां से शुरू होता है एक छोर वो शुरू होगा और उसके बाद अरेबियन सी और उसके बाद आखिरी में आएगा इंडियन ओशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के इरादे साफ, उसकी मर्जी के बिना इस रूट से तेल जाना सख्त मना है। जो हिमाकत करेगा वो ईरानी मिसाइलों का टारगेट बनेगा और ये तब है जब आम दिनों में रोजाना इस रूट से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है। क्या महायुद्ध के बीच बिना ईरान की परमिशन के यहाँ से तेल टैंकर ले जाया जा सकता है? अब इसकी पड़ताल की बारी है। ईरान और इजराइल में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा असर जिस जगह पर पड़ा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर दुनिया का 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ ऑयल जो है तेल यहाँ से पास होता है, यानी कि 20 मिलियन बैरल ऑयल रोज यहाँ से पास होता है। और भारत, चीन और जापान ये 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा
तेल यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। गल्फ कंट्रीज की बात करें हम तो खाड़ी देश भी सबसे ज़्यादा यहाँ से तेल एक्सपोर्ट करते हैं। फारस की खाड़ी में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारे कैमरे में 2 शिप कैद। पता चला ईरान की धमकियों के बाद ये शिप्स पिछले कई दिनों से यहीं रुकी हैं। अगर आगे बढ़ेंगी तो कुछ भी हो सकता है, खतरा इसी बात को लेकर था। फिलहाल आप उस तरफ 2 शिप्स देख सकते हैं और ये वही शिप्स इस तरफ रुकी हुई हैं। ये एंकर पर है इस वक्त, जो मौजूदा स्थिति के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और मेरे दाईं ओर का इलाका दिखाइए, ये पूरा इलाका दिखाइए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यदि हम इस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको नजर आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सबसे पहला और महत्वपूर्ण छोर। लेकिन चूंकि स्थितियां अभी वहां पर नाजुक है, वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी जहां 300 से ज्यादा शिप फंसे हैं, तो दूसरी ओर गल्फ ऑफ ओमान जहां सुलगते बम बारूद ने 700 शिप्स की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। अब सवाल था, अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया के लिए कितने बड़े संकट का सिग्नल है। हमारे साथ कैप्टन प्रदीप सिंह मौजूद है, जिनके कारण हम हमारे एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों तक ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला पाए हैं। कैप्टन प्रदीप, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते रहे तो हम पहले छोर तक तो पहुंच जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के। धन्यवाद जयश्री एंड एनडीटीवी। यस, अगर हम इसी पैसेज पे कंटिन्यू करते हैं तो करीब 3 से 4 घंटे में हम हॉर्मूज तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ये एक नॉर्मल सामान्य दिन होता तो इस टाइम आप इस समय इतने समय में जितने समय हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें कम से कम 10 से 15 जहाज पास हो रहे होते। हॉर्मूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। महायुद्ध के बीच इसके चोक होने के मायने बहुत बड़े हैं। 2,51,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस समुद्री रूट से खाड़ी मुल्कों की सीमाएं सटी हैं, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान जैसे देश शामिल हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर ये रूट कुछ महीनों तक बंद रहा तो कई देशों में आर्थिक मंदी का अलार्म बज जाएगा। हालांकि सऊदी और यूएई जैसे मुल्क तेल के वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या ये संकट को टालने में मददगार होंगे? हर दिन यहाँ से सैकड़ों जहाज पास होते हैं, तो किसी भी टाइम ये बहुत वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है। जहाँ पर हम इस वक्त हैं, जहाँ पर हैं वहाँ पे हमेशा जहाज निकलते हुए दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं, आपका ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, ये सारे यानी कि जितने भी खाड़ी देश जो ऑयल सप्लाई सारे ऑयल सप्लाई करते हैं। वर्ल्ड का करीब 30 से 40% ऑयल इन कंट्रियों से जाता है, तो 20% हॉर्मूज से पास होता है। इन लोगों ने ऐसी स्थिति हमेशा आकी है। तो सऊदी ने एक पाइपलाइन बनाई है रेड सी से, और यूएई ने एक पाइपलाइन बनाई है फुजायरा से, जहां से कुछ ऑयल निकल सकता है, बट मेजर ऑयल फिर भी इसी एरिया से निकलता है। हमारा शिप फारस की खाड़ी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन हम उस पिन पॉइंट पर थे जहां से हॉर्मूज की हदूद शुरू होती है। हमें हिदायत मिली, इसके आगे जाना मना है, क्योंकि आगे बढ़ने पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। साफ है, सुपर पावर अमेरिका से छिड़ी जंग के बीच हॉर्मूज ईरान का वो तुर्क का पत्ता है, जिसकी तपिश को समझकर शायद सुपर पावर अमेरिका युद्ध की जगह अब बातचीत के विकल्प ढूंढने में लगा है। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया की, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, ये बताते हुए कि किस तरह से फिलहाल यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं। साथ ही साथ हमने उन लाइव तस्वीरों को भी दिखाया जहाँ तक हम जा सकते थे, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पर्शियन गल्फ के जरिए कि फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक हमेशा होता था वो शून्य है, न के बराबर भी नहीं बल्कि बिल्कुल शून्य है। एनडीटीवी इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तेजश्री पुरंदरे। तो हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की इस रिपोर्ट को आपने देखा, वो बता रही हैं कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त हालात हैं, शिप्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और महायुद्ध पर युद्ध विराम अगर नहीं लगा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ट्रंप का बातचीत वाला दावा जो है वो मात्र एक अफवाह है। तो ईरान की तरफ से स्थिति को साफ कर दिया गया। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका से युद्ध विराम को लेकर किसी तरीके की बातचीत नहीं है। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान तो बातचीत के लिए तैयार है, कई मित्र देश उसमें शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत को लेकर भी उन्होंने जिक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं किया, लेकिन इन सब के बीच ईरान इन तमाम दावों को अफवाह करार दे रहा है।